morning, students. I hope you all are fit and fine to learn more. Chapter 9, Financial Management. Students, in this topic, we are studying financial decision. There are three types of financial decisions: financing, investment, and dividend. Students, in financing decision, you have read about what is financing decision, what are the factors affecting financing decision. Now its related topic is capital structure. Capital structure, mix between debt and equity. Proportion of debt and equity in our total capital employed is known as capital structure. Now, what are the different concepts used in capital structure? Trading on equity, ROI. ROI means return on investment. What do you mean by return on investment? As the name indicates, जब हम कंपनी में, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल, है ना, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ना, कितना परसेंट, उसको हम परसेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रेट जो है उसका ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न का रेट है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने पैसा लगाया उस पर हमने कितना परसेंट कमाया. तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स. ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? जिससे हम कंपेयर कर सकें कि जो पैसा हम अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डेब्ट से, इक्विटी से, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है. अगर कॉस्ट कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तब तो हम कहेंगे फेवरेबल है, मतलब सही चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना. बट अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट तो आ रही है ज़्यादा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कम, तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई आपके बिजनेस के लिए. इट मीन्स आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जहाँ से आप फंड्स ले रहे हैं वो महंगे ले रहे हैं, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं. तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. EBIT का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी उसके बाद आपने जो उससे कमाया, जो प्रॉफिट हुआ, जो अर्निंग हुई, जिसमें ना तो अभी आपने जिसमें से इंटरेस्ट पे करा है, ना अभी आपने इसमें से टैक्स पे करा है, तो इसे हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. आपने इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और इनटू 100, इससे हमारी परसेंटेज आ जाएगी. और फिर ये यूज़ होगी कंपेयर करने में कि जो हमारा मान लीजिए डेप्ट से हमने पैसा लिया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 6% है, और ये आ रहा है मान लीजिए हमारा 9%, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमने 6% पे पैसा ले रखा है और हम कमा 9% के हिसाब से रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा 3% डिफरेंस है प्रॉफिट का. तो ये होता है ROI. हेलो. फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके जो कंसेप्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इसमें आपने पढ़ा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ा, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा. अब हम ये पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त, मतलब प्रपोर्शन डेब्ट और इक्विटी की डिसाइड करते समय हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए एज ए फाइनेंशियल मैनेजर. तो सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट्स रिस्क. ये फैक्टर आप फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं. काफ़ी फैक्टर्स फाइनेंसिंग डिसीजन के अगर आप लर्न कर चुके हैं तो समझिए आपको ये वाला आंसर भी काफ़ी हद तक लर्न हो चुका है, क्योंकि इसमें वही फैक्टर्स रिपीट होंगे. फर्स्ट फैक्टर रिस्क है, ये रिपीट हो रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आप पढ़ चुके हैं इसको. अगर मान लीजिए डेब्ट की रेशो हम बढ़ा देते हैं अपने टोटल कैपिटल में, तो बिजनेस में क्या बढ़ जाता है? रिस्क. क्योंकि डेब्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस तो है, बट मोर रिस्की भी है. रिस्की क्यों है? क्योंकि ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारे पास है, उसके बाद ये पूरा पैसा भी हमें वापस करना है और विद इंटरेस्ट. तो अगर हम नहीं कर पाए तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क, है ना. हमारे कोई भी एसेट्स वगैरह गिरवी है वो चले जाएंगे, हमारी गुडविल इमेज ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए प्रॉपर आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए कि इतने साल में हमें सारा पैसा भी वापस करना है और विद इंटरेस्ट.
तो हमारे दो तरह के रिस्क होते हैं बिजनेस में, फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क या फिर बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क होता है जो हमारे डेली रूटीन के खर्चे, अगर हम वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे बिजनेस कैसे है, ऑपरेटिंग रिस्क में है। जैसे मान लीजिए हमारी जो बिल्डिंग है ऑफिस की वो रेंट पर है और वो हम नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे, हम अपने स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इंश्योरेंस की प्रीमियम टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, इतना हमारे बिजनेस में कैश अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग रिस्क हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क अवेलेबल होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस इतना अर्न करना चाहिए कि ये सारे खर्चे निकाल सके। इफ़ ए फर्म्स बिजनेस रिस्क इज़ लोअर, इट्स कैपेसिटी टू यूज़ डेब्ट इज़ हायर एंड वाइस वर्सा। अगर आपका फर्म का बिजनेस रिस्क कम है तो आप अपनी टोटल कैपिटल में डेब्ट की रेशो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट आया स्टूडेंट्स आपको समझ में? नाउ सेकंड पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। ये पॉइंट भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, तो आपका ये क्वेश्चन भी लर्न है आपको इसका मतलब, क्योंकि अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी स्ट्रांग है तभी आप इंटरेस्ट भी दे पाएंगे डेब्ट का, और पूरा जो टोटल कैपिटल है जो आपने लोन लिया है वो भी पूरा टाइम पे वापस कर पाएंगे। तो इन केस ए कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन देन इट मे रेज फाइनेंस बाय इशूइंग डेब्ट्स, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इक्विटी, एज दे आर टू बी पेड बैक आफ्टर सम टाइम एंड इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन डेब्ट, क्योंकि आपको ये दोनों पेमेंट टाइम पे करनी होती है, तो इसलिए आपको कैश फ्लो पोजीशन अपनी चेक करनी पड़ेगी कि कैसी है, तभी आप अपनी रेशो डिसाइड करेंगे डेब्ट कितना रखना है और इक्विटी कितना। थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज अगेन रिपीटिशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़, मतलब शेयर्स डिबेंचर्स जब आप इशू करते हैं तो उस समय जो खर्चा आता है वो सब मिलाकर क्या बन जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे आप ब्रोकर्स को कमीशन दे रहे हैं, अंडर राइटर्स की फीस दे रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करा रहे हैं, उसका खर्चा आ रहा है, तो ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट में है। ये किस केस में होता है, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स वगैरह जब आप इशू करते हैं उस केस में ये खर्चा आता है। तो अगर आप ये खर्चा आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स वगैरह से जाके लोन ले सकते हैं, वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी नील होगी, नहीं होगी, तो वहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए खर्चा करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं अवेलेबल। नेक्स्ट फोर्थ, कंट्रोल, इसको आप लिख सकते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन भी, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, ये भी रिपीट हो रहा है। तो अगर आप पहले वाले पॉइंट्स लर्न कर चुके हैं तो समझिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लर्न है, केवल आपको एक बार इसको रीडिंग लेनी है। कंट्रोल कंसिडरेशन, आपको पता है जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी के ऑनर्स हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट है उसका डिसीजन मेकिंग में। तो अब हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर्स हैं, है ना, तो उनका पूरा कंट्रोल है। तो अगर वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल एज इट इज़ बना रहे तो नेचुरली वो इक्विटी की तरफ नहीं जाएंगे, वो डेब्ट की तरफ जाएंगे। बट अगर वो उनकी मर्जी है कि हाँ कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, मतलब बढ़ जाए और इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। तो अब टोटल कैपिटल में कितनी प्रोपोर्शन डेब्ट और इक्विटी की रखनी है, ये पॉइंट इसको भी इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज टैक्स रेट, ये पॉइंट भी आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स। जो हम डेब्ट पर, लोन पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, लोन वगैरह हमने ले रखा है, अगर हम इनकम टैक्स पे करते समय ये सब शो कर देते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन। तो जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं लोन का उतनी हमें टैक्स पे डिडक्शन मतलब छूट मिल जाती है। तो ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशो डिसाइड करते समय डेब्ट को रखते हैं अपनी टोटल कैपिटल में, जिससे हमें टैक्स में सेविंग हो सके, टैक्स में डिडक्शन मिल सके। तो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो अगर हमें लगता है कि हाई टैक्स रेट है तो हम डेब्ट को प्रेफर करते हैं, जिससे हमें टैक्स में कुछ डिडक्शन मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं है, टैक्स रेट कम है, तो हम इक्विटी को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आप पहले पढ़ चुके हैं,
आपको पता है डेब्ट क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर हम कॉस्ट में कंपेयर करें डेब्ट और इक्विटी की, तो डेब्ट की कॉस्ट कम है क्योंकि फिक्स्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर इक्विटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। तो अगर अलग अलग सोर्स से आप फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो नेचुरली उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी, तो आपको यहाँ पर चीपेस्ट सोर्स लेनी होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करेगा दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। देखिए जो हमारी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। मतलब जैसे मान लीजिए हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारी फर्म्स होंगी जो सेम नेचर का वर्क कर रही होंगी, जैसे कॉटन में टेक्सटाइल्स में वर्क कर रही होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम पूरी इंडस्ट्री में जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनका भी कैपिटल स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हम उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी एक फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। Debt equity ratios of other companies in the same industry is a useful guideline for planning the capital structure. For example, if the business risk of a firm is higher, it cannot raise more debt to follow industry because in such a situation risk will be higher. आपको अगर लगता है कि आपके पास बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, इट मीन्स आपके पास खर्चे ज़्यादा हैं, आपने बिल्डिंग भी रेंट पे ले रखी है, स्टाफ भी बहुत है, उनकी सैलरी भी बहुत देनी है, तो अगर ये सब चीज़ें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, तो आप इंडस्ट्री को फॉलो नहीं भी करेंगे, है ना। आपको लगेगा कि हाँ हम डेब्ट कम ही लेंगे, इक्विटी पे ही ज़्यादा करेंगे, तो वो आपका अपना डिसीजन है, पर एक बार आप स्टडी करेंगे कि बाकी इंडस्ट्री में क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर लोगों ने रखा हुआ है। 8th पॉइंट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जब हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, है ना, हम मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओनर्स कंपनी के, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट की रेशो है अच्छी, और डेब्ट अच्छा होने से क्या है कि जो उसकी कॉस्ट है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, तो इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, इस वजह से मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट की रेशो बढ़ाकर आप अपने मार्केट में अपने शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डेब्ट में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बस हमें उतना पे करना है ना। तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Trading on equity happens when the rate of earning of an organization is higher than the cost at which funds have been borrowed. And as a result, equity shareholders get higher rate of dividend per share. The use of more debt along with the equity increases EPS. EPS मतलब earning per share. As the debt carries fixed amount of interest, which is tax deductible. एक तो डेब्ट पर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रेट से है, दूसरा जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतना टैक्स में भी आपको रिडक्शन मिल रही है, तो दो बेनिफिट हो गए ना। तो इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो मज़े आ गए, है ना, बाकी सारा जो प्रॉफिट है वो उन्हीं का है, तो ये बेनिफिट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इससे क्या हुआ, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट की रेशो बढ़ा दो इक्विटी से, और इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होगा और टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस भी है, तो इससे हमारे मार्केट में शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी, साथ में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी शेयर होल्डर्स के लिए। इसको हम एक आपको न्यूमेरिकल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने 3 कंपनीज का डाटा लिया, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हम एक शेयर ₹10 का मान रहे हैं, तो कंपनी एक्स में 10 लाख है, कंपनी वाई में 5 लाख है और कंपनी जेड में 2 लाख है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हम देखते हैं कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर भी ऐड करा हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड उसका 12% है। कंपनी एक्स और वाई ने ऐसा नहीं करा, बट कंपनी जेड ने 3 लाख प्रेफरेंस शेयर से भी अरेंज किए हुए हैं,
अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब आते हैं हम डिबेंचर्स के बारे में। 10% का रेट है इंटरेस्ट का, और ये कंपनी वाई और जेड ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया है, पर कंपनी एक्स ने नहीं करा। कंपनी वाई ने 5 लाख और कंपनी जेड ने 5 लाख। अब अगर हम टोटल कैपिटल देखें तो तीनों की सेम है। कंपनी एक्स ने भी 10 लाख रुपए लगाए हैं, कंपनी वाई ने भी 10 लाख लगाए हैं, और कंपनी जेड ने भी 10 लाख लगाए हैं। अब हुई अर्निंग्स। अर्निंग्स भी तीनों ही कंपनी की इक्वल हुई। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों के पास कितनी हुई? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। अब सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट गायब होता है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होगा, तो माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। ओके, तो अब कंपनी एक्स को तो किसी को इंटरेस्ट देना ही नहीं है, डेब्ट है ही नहीं उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में। कंपनी वाई में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 50,000 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर्स एट द रेट 10% है 5 लाख पर, तो 5 लाख का 10% 50,000, ये हमने माइनस कर दिया, 2 लाख आ गया। तो अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, जिसे हम EBT कहते हैं, है ना, तो हमारा अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो कंपनी एक्स के पास है 2,50,000, कंपनी वाई के पास है 2 लाख, और कंपनी जेड ने भी क्या किया था? डिबेंचर ले रखे थे 5 लाख के, और 10% इंटरेस्ट भी पे करना था, तो 50,000 इनका भी इंटरेस्ट पे हो गया, तो इनके पास भी 2 लाख आ गया। अब EBIT में से आई तो माइनस हो गया, बचा EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्या हटेगा? टी हटेगा, है ना, टैक्स। अब टैक्स का रेट सबके लिए कॉमन है 40%। अब जो आपका वैल्यू आई है उसका 40% निकाल लीजिए। 1,80,000 80,000 आ रहा है, ठीक है, तो हमने ये माइनस कर दिया। अब हमारा आ गया EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमारा इंटरेस्ट भी चला गया, टैक्स भी चला गया। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो कितना आया? 1,50,000 एक्स के पास, कंपनी वाई के पास 1,20,000, कंपनी जेड के पास 1,20,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देने की बारी आई। बताइए, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाता है, बट आफ्टर डेब्ट दिया जाता है, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने लगे। कंपनी एक्स कह रहे हैं मेरे पास तो कोई है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी वाई कह रही है मेरे पास भी नहीं है, कंपनी जेड कह रही है मैंने तो डील रखे हैं 3 लाख, तो उसका 12% लो, चलो भाई 36,000 इन्हें डिविडेंड पे करो, कर दिया। अब जब आया प्रॉफिट किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। कितना बचा? कंपनी एक्स के पास बचे 1,50,000, कंपनी वाई के पास 1,20,000, और कंपनी जेड के पास ओनली 84,000। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कहा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000, तो इनको डिवाइड कर दो। मतलब जो हमारा अर्निंग आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर से। तो क्या निकल जाएगा? EPS मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या आ जाएगा? EPS। ये EPS का फॉर्मूला है। तो 1,50,000 को 20,000 से डिवाइड करा, है ना। इसी तरह से जो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, अब 10 लाख जो थे हमारे उसमें 10 ईच का था, तो 1 लाख बैठे और उसको 20,000 से डिवाइड करा 1.5। ऐसे ही हमारे कंपनी वाई के पास 5 लाख थे 10 ईच का, तो 50,000 बैठा, उसे डिवाइड करा 20,000 से 2.40। 2 लाख जो हमारा था इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच का था, तो 10 से डिवाइड करके 20,000 आया, उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा आ गया 4.20, है ना। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख 1.50, 1,20,000 डिवाइड बाय 50,000 2.40, 84,000 डिवाइड बाय 20,000 4.20। तो अब बताइए अर्निंग पर शेयर किसकी ज़्यादा है? कंपनी जेड की। इसका मतलब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपके डेब्ट की रेशो अच्छी है, जो आपका फिक्स नेचर के पेमेंट है, डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो ज़्यादा है, तो मार्केट में क्या होगा? शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और कंपनी एक्स ने कुछ भी फिक्स रेट का नहीं लिया हुआ जो हमें पे करना है ना, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर उसकी डाउन हो रही है। तो ये आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
Thus, the EPS of company Y and Z is higher than company X because of application of trading on equity. कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप सोचो हम डेप्ट रखें ही ना, प्रेफरेंस डिविडेंड रखें ही ना, खाली इक्विटी से ही करें, तो आपकी मार्केट में शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाएगा.